अच्छा, क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क को खरीद सकता है? ये सवाल सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन 2019 में जब ग्रीनलैंड को खरीदने की बात चली, तो ये दुनिया भर की खबरों में छा गई। ज्यादातर लोगों ने इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि अमेरिका एक सदी से भी ज्यादा अरसे से आर्कटिक के इस जजीरे पर नजरें क्यों जमाए हुए है और इस जियोपॉलिटिकल कहानी में असल में दांव पर क्या लगा। कहानी की शुरुआत होती है 2019 में, जब दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब सदर ट्रंप ने ये तस्वीर ट्वीट की। ग्रीनलैंड के एक छोटे से गांव पर एक चमकता हुआ ट्रंप टावर और साथ में लिखा, मैं वादा करता हूं कि ग्रीनलैंड के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ये ट्वीट वायरल हो गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने तनकीद की, लेकिन इस एक मजाक ने अमेरिका की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश को दोबारा जिंदा कर दिया, जिसे बहुत से लोग भूल चुके थे। लेकिन जरा सोचें, अगर ये सिर्फ एक मजाक ना हो तो क्या हो अगर ट्रंप की ये बात 150 साल पुरानी एक लंबी कहानी का बस एक नया बाब हो। ये समझने के लिए कि अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है, हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ट्रंप के सदर बनने से भी बहुत पहले। देखें, अमेरिका के ग्रीनलैंड में दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा जुनून है जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये ख्वाहिश बार बार सामने आती रही है, जिसके पीछे हमेशा स्ट्रेटेजिक मौका और इक्तसादी फायदे का सोचा गया है। चलें इसकी तारीख पर एक नज़र डालते हैं। इस ख्वाहिश के कुछ अहम मोड़ हैं। सबसे पहले 1867 में जब अमेरिका ने अलास्का खरीदा। इस डील के पीछे जो शख्स था, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सिवार्ड, उसकी नज़रें तभी ग्रीनलैंड पर थीं। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1946 तक। सर्द जंग का ज़माना था और सदर ट्रूमन ने बाकायदा $100 मिलियन सोने में देने की पेशकश की। डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया और फिर 2019 में ट्रंप इस मामले को दोबारा सबकी तवज्जो में ले आए। तो ये कोई वक्ती ख्याल नहीं, ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक पैटर्न है। तो सवाल यह है कि आखिर बर्फ की इस वसी चादर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? पहला जवाब है जियोपॉलिटिक्स। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे अहम स्ट्रेटेजिक जगहों में से एक बनता जा रहा है। फौजी माहिरीन एक जगह का जिक्र करते हैं जिसे GIU के गैप कहते हैं, यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और बर्तानिया के बीच का समुद्री रास्ता। ग्रीनलैंड इसका मशरकी किनारा है। ये एक ऐसी अहम बहरी गुजरगाह है जिसे अमेरिकी नेवी को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि रूसी आबदूजें शुमाली अटलांटिक में दाखिल ना हो सकें। इसके अलावा यहाँ पैसिफिक स्पेस बेस भी है, जो अमेरिका का सबसे शुमाली फौजी अड्डा है, और यहाँ मिसाइल हमलों से खबरदार करने वाला एक बहुत ताकतवर रेडार भी नस्ब है। सीधी सी बात है, जिसका कंट्रोल ग्रीनलैंड पर है, उसका कंट्रोल पूरे आर्कटिक पर है। लेकिन ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ फौजी नहीं है। इसकी 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह के नीचे कुदरती वसाइल का एक ऐसा खजाना छुपा है, एक ऐसा इक्तिसादी इनाम जो दुनिया की सप्लाई चेन्स को बदल सकता है और माशी ताकत का तवाजुन भी बदल सकता है। जरा इन आदादो शुमार पर गौर करें। अंदाजा है कि ग्रीनलैंड में 11 मिलियन टन नायाब ज़मीनी अनासिर के ऑक्साइड्स मौजूद हैं। ये वो मादनियात हैं जो आईफोन से लेकर F-35 लड़ाका तैयारों तक हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं। फिलहाल दुनिया की 80% से ज़्यादा सप्लाई चीन के कंट्रोल में है, जो इसे एक ज़बरदस्त ताकत देता है। ग्रीनलैंड के वसाइल तक रसाई ना सिर्फ इस इजारादारी को ख़त्म कर सकती है, बल्कि आने वाली कई नस्लों के लिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी और दिफाई सप्लाई चेन को भी महफूज बना सकती है। तो ग्रीनलैंड की असल कीमत क्या हो सकती है? अमेरिकन एक्शन फोरम ने जब इसका हिसाब लगाया तो नताइज वाकई हैरान कौन थे। अगर सिर्फ मादनियात की कीमत देखी जाए तो ये तकरीबन $186 बिलियन बनती है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। जब आप उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को भी शामिल करते हैं तो कीमत एक ऐसी नाकाबिले यकीनी सतह में पहुंच जाती है। $2.76 ट्रिलियन। जी हाँ, $2.76 ट्रिलियन। ये रकम इटली या ब्राज़ील की कुल कौमी पैदावार से भी ज़्यादा है। ये अदद सिर्फ पत्थरों और मादनियात का नहीं, ये ताकत का है। ये जाहिर करता है कि पेंटागन और वाशिंगटन के मंसूबा साजों के लिए ग्रीनलैंड एक अनमोल जियोपॉलिटिकल असासा है। शुमाल में एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे डुबोया नहीं जा सकता। जब इतना कुछ दांव पर लगा हो, फौजी और इक्तिसादी दोनों लिहाज से, तो सवाल तो यही बनता है, अगर अमेरिका पैसे में इस पर रख दे तो क्या ग्रीनलैंड बराए फरोख्त है? अच्छा, यहीं पर कहानी एक बहुत ही गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। क्योंकि 21वीं सदी में आप सिर्फ एक मुल्क और उसके लोगों को खरीद नहीं सकते। अमेरिका की इस ख्वाहिश के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी है, एक ऐसी रुकावट जिसे पैसे से नहीं हटाया जा सकता। इसे बैनुल अक़वामी कानून कहते हैं, और ख़ास तौर पर हक़ खुद इरादियत। हक़ खुद इरादियत ये आज के बैनुल अक़वामी कानून का एक बुनियादी उसूल है। इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड के लोग, और सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग, अपने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक़ रखते हैं।
ہم اب نو آبادیاتی دور میں نہیں رہتے۔ آپ 56,000 لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے جیسے وہ زمین کے ایک ٹکڑے کا حصہ ہوں۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، گرین لینڈ کے پاس قانون کی طاقت ہے۔ 2009 کا سیلف گورنمنٹ ایکٹ، جسے ڈنمارک اور گرین لینڈ دونوں نے منظور کیا، صاف طور پر گرین لینڈ کے لوگوں کو ایک ایسی قوم تسلیم کرتا ہے جو حق خود ارادیت رکھتی ہے۔ یہ قانون انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مکمل آزادی کا اعلان کر دیں، یعنی اختیار پوری طرح سے ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو لب لباب یہ ہے، نو آبادیاتی دور میں زمینوں کے سودے کرنے کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا میں قوموں کو خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا، لوگ جائیداد نہیں ہوتے، عوام کی رضامندی سب سے اہم ہے، اور کسی بھی معاہدے کے لیے گرین لینڈ کے لوگوں کی منظوری لازمی ہوگی، اور ان کا جواب بہت واضح رہا ہے۔ اور جب یہ فروخت کا خیال سامنے آیا تو گرین لینڈ اور ڈنمارک دونوں کے رہنماؤں نے بالکل صاف صاف بات کی۔ ان کا جواب بہت تیز، متحد اور بالکل واضح تھا۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے اس بات کو بہترین طریقے سے بیان کیا: ہم برائے فروخت نہیں ہیں اور ہمیں لیا نہیں جا سکتا۔ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہم گرین لینڈ میں کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا، یہ ایک قومی شناخت کا اعلان تھا، اور اس خیال کو مکمل طور پر مسترد کرنا تھا کہ ان کی قسمت کا فیصلہ واشنگٹن یا کوپن ہیگن میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ جذبات صرف حکومتی ایوانوں تک محدود نہیں ہیں۔ جب گرین لینڈ کے عوام سے پوچھا گیا تو نتائج بہت واضح تھے۔ ایک حیران کن تعداد، 85% لوگ امریکہ میں شامل ہونے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ صرف مخالفت نہیں، یہ ایک زبردست عوامی ویٹو ہے جسے کوئی بھی رقم ختم نہیں کر سکتی۔ تو یہاں اصل کہانی کسی ریئل اسٹیٹ ڈیل کی ہے ہی نہیں، وہ دور تو ایک صدی پہلے ہی گزر چکا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آرکٹک بڑی طاقتوں کے مقابلے کا ایک نیا مرکز بن کر ابھر رہا ہے، اور اس کے عین درمیان میں گرین لینڈ ہے جو اپنے مستقبل کے پتے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا امریکہ گرین لینڈ کو خریدے گا، سوال یہ ہے کہ گرین لینڈ امریکہ، چین اور روس جیسی طاقتوں کے بیچ اپنے مستقبل کا راستہ کیسے بنائے گا؟ کیا وہ مکمل آزادی کا انتخاب کرے گا یا کوئی نیا راستہ تلاش کرے گا؟ آرکٹک کا مستقبل شاید ان 56,000 لوگوں کے فیصلوں پر منحصر ہو جو برف کے اس جزیرے کو اپنا گھر کہتے ہیں۔